क्या आप अपना साल बेकार होने से बचाना चाहते हैं? क्या आप एसएससी सीजीएल के थ्रू एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं? क्या आपको एएसओ इन एमईए के अंदर सिलेक्शन लेना है? क्या आपको अपने 15 लाख बेकार होने से बचाने हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा जो 5 मिस्टेक यूजुअली एसएससी एस्पिरेंट करते हैं, जिससे उनके 15 लाख भी वेस्ट होते हैं, साल भी वेस्ट होता है और रिश्ते भी खराब होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आप इन मिस्टेक को करने से बचें और सिलेक्शन लें एसएससी सीजीएल 25 के थ्रू। सबसे पहले थोड़ा क्रेडेंशियल बता देता हूँ, अपने मेरे क्रेडेंशियल क्या है, जिससे आप मेरे पे ट्रस्ट कर सको। मेरा सिलेक्शन 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और मेरा स्कोर एसएससी सीजीएल के अंदर 180 रहा था, ये भी है। और अगर आप एसएससी सीजीएल की राइट अप्रोच स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये आती है कि आप 15 लाख खो कैसे रहे हैं अगर सिलेक्शन नहीं होता है आप। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि लेवल 7 की जो पोस्ट है आपकी, चाहे वो कोई सी भी हो और वो एक सिटी में मिलती है, तो रफली उसकी सैलरी नवंबर 25 के अंदर मिनिमम इतनी रहेगी, अगर हम गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं तो। और यही अगर 8th पे कमीशन आता है, तो ये सैलरी हमारी 1.3 लाख बन जाएगी। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रफली आपके 15 लाख से ज़्यादा खोगे। लेकिन ये 15 लाख तो ट्रेलर है, असली में जो 15 लाख नहीं खोगे आप, ये कम से कम आपके 1 सीआर बनेंगे। कारण इसका ये होगा कि जो भी आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो डिले होगा 1 साल से। और अगर लास्ट में आप देखोगे ना इसका इफेक्ट जो है, आप कैलकुलेटर देखना गूगल करके, आपको दिखेगा ये फर्क आपको बड़े आराम से 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि आप अभी न्यू हो प्रिपरेशन में, कोई बताएगा भी नहीं आपको, क्योंकि लोग बस ये नंबर दिखाएंगे। रियलिटी में आप इतने का लॉस करोगे। फिर जो आपका एनपीएस होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, सब कुछ इस पे कैलकुलेट होता है। आप ये चीज भूल जाते हो, ग्रेचुटी है, सारी जो बेनिफिट्स हैं आप ये खो रहे हो। मिनिमम आप 1 करोड़ का लॉस कर रहे हो और आप 1 साल वेस्ट करते हो। अब वीडियो में मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे कि मेन दिक्कत है क्या। अब एक सबसे बड़ी प्रिपरेशन दिक्कत आती है स्टूडेंट्स की, वो लॉन्ग कोर्सेज ले लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं। वो यूपीएससी की पढ़ाई कर लेंगे जीएस में, मैथ्स के लिए वो कैट के पेपर सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए वो डेली हिंदू पढ़ेंगे। हिंदू पढ़ना अच्छा है, द हिंदू, बट रिक्वायरमेंट कितनी है एसएससी के लिए आपको वो देखना पड़ेगा, कि हर चीज नहीं पढ़नी है अपने एसएससी के लिए, ये चीज समझिए। दूसरी बात आती है कि पढ़ना ज्यादा और डाइजेस्ट कम करना। यहाँ मतलब आ जाती है बात अननेसेसरी चीजों को। आप पढ़ते हो लेकिन रिवीजन नहीं करते उसका। फिर मेन पॉइंट आता है एसएससी के अंदर, रिवीजन कितना कर रहे हो। जितना रिवीजन करोगे उतना ही सिलेक्शन होगा आपका। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 100 चीज पढ़ी है, तो एटलीस्ट उसको 100 को कम से कम 2 बार रिवाइज करना है आपने। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने रिवर्स सिस्टम पढ़ा है, तो कम से कम रिवर्स सिस्टम एक तो सेम डे रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे रिवाइज करो, फिर वीक में रिवाइज करो, फिर 15 डेज बाद रिवाइज करो। अगर इतना करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचते हो मैंने आज पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, तो भैया सिलेक्शन भी छूट जाएगा हाथ से। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। कंज्यूम करनी है चीज, लिमिट में करनी है, उसका रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। अब बात आती है लैक ऑफ प्रैक्टिस की। जैसे मैंने बताया, जितना रिवीजन इंपॉर्टेंट है उतनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हमने ज्योमेट्री पढ़ी, तो ज्योमेट्री के अंदर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, अगर उसकी हमने प्रैक्टिस नहीं करी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लगाए, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 2 से 3 दिन बाद उस कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे। और कॉन्सेप्ट भूल गए फिर सिलेक्शन आपको भूल जाएगा। तो ये चीज समझो, जो भी चीज पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। सेम वो कैप के अंदर है, अगर आपने वो कैप पढ़ ली है, ठीक है, तो उसके फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या क्विज लगा सकते हो, या बाकी चीजें देख सकते हो। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। विदाउट प्रैक्टिस सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज सिनारियो। अब बात आती है पीवाईक्यू को वैल्यू देनी है या मॉक्स को वैल्यू देनी है। काफी लोग पीवाईक्यू को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, काफी लोग मॉक को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। दोनों की चीजें अलग अलग हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा क्यूएसएससी टीजी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिससे जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात ये आती है पीवाईक्यू को वैल्यू दें या मॉक को वैल्यू दें। तो पीवाईक्यू ये समझाएगा आपको कि पेपर में आता क्या है, कि व्हाट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ते हो बैटल ऑफ पानीपत, उसके बारे में कितना क्वेश्चन पूछा गया डीप में, या उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया, फैक्चुअल आया, स्टैटिक आया, या क्या आया है, वो समझ आएगा। लेकिन मॉक से ये समझ आएगा आपको कि क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजें अपनी जगह जरूरी है। लेकिन स्टार्टिंग में पीवाईक्यू को फोकस करो। लेकिन आपका स्कोर जब 90% से ऊपर पहुंचने लग जाए, आप 50-50 कर सकते हो दोनों चीजों को। और जब आपका स्कोर 95% पहुंच जाए, क्योंकि आप स्कोर हमेशा परसेंटाइल में देखो, तब आप मॉक्स को वैल्यू करो ज्यादा। इस तरह से करोगे बहुत अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए। बात आती है ओवर रिलाई और अंडर रिलाई मॉक की, जो मैंने पहले बात करी है, थोड़ी उससे रिलेटेड है ये। तो आप चौथी मिस्टेक मान सकते हो एक तरीके से ये भी, कि कई बार हम बहुत ज्यादा मॉक देते हैं, उसमें एनालिसिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीक पॉइंट पे काम नहीं करेंगे, बस हम मॉक देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है। और अंडर रिलाई का मतलब ये आ जाता है कि आप मॉक ही नहीं दोगे, खाली पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, तो उससे फायदा नहीं होगा। आपको बैलेंस बनाना है दोनों के बीच में। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप एक मॉक बड़े आराम से दीजिए। और जो उस 1 घंटे का मॉक दिया है आपने, उसका 1 घंटा एनालिसिस में लगाइए,
फिर 2 घंटा अपने जो वीक पॉइंट्स रहे हैं उस पर काम करिए। इस तरह से 9 घंटे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचो कि भैया मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को समझो और काम करो अपनी मिस्टेक्स पे। अब बात आती है, काफ़ी स्टूडेंट जो है पढ़ेंगे, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पढ़ेंगे 1 घंटा, सोचेंगे 10 घंटा, तो उससे क्या होगा? फिर 26 का अटेम्प्ट दोगे, फिर 26 में भी ये चीज़ करोगे, 27 का अटेम्प्ट दोगे, और वही चीज़ स्टूडेंट्स को अगर बोल दो तो लोग बुरा मान जाते हैं कि भैया ऐसे कैसे बोल दिया हमको। तो जितना आप पढ़ रहे हो ना, थिंकिंग इज गुड, बट ओवर थिंकिंग इज डेंजरस। आप इस बात को समझो कि ओवर थिंकिंग से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा आपका, चीज़ें बिगड़ेंगी और उसको बिगाड़नी नहीं है हमने। और साथ साथ एंजाइटी नहीं करनी हमें। एंजाइटी थोड़ी बहुत चलती है, ये अगर बहुत एंजाइटी करोगे चीज़ खराब ही होगी। तो इन चीज़ों को समझो। कोई भी डाउट है आपके वो हमसे पूछ सकते हो आप। और बाकी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये आपके जीएस की स्ट्रेटेजी के लिए हेल्पफुल रहेगी, और साथ साथ जो मेरी स्ट्रेटेजी थी 180 स्कोर करने की, ये वो है। आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। बाकी आई थिंक पीछे वाली स्लाइड है ये, तो इसको अवॉइड कर सकते हो आप। बाकी बाकी थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना। आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वीडियो शुरू तो करेंगे लेकिन देखेंगे नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं 90% श्योर हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर मेरे को अपना स्कोर कार्ड भी भेजोगे अच्छे मार्क्स वाला। मैं इतना श्योर हूँ डेफिनेटली। वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।